हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हाई फाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो मेरी गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो मेरी सेकंड वीडियो है, आज हम उसको देखेंगे। स्टूडेंट्स, इससे संबंधित मैंने एक और वीडियो जो गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो मेरी एक और वीडियो थी जिसको कि मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें स्टूडेंट्स हमने गुप्त साम्राज्य की जो जानकारी, उनकी स्थिति, गुप्त वंश क्या था, मतलब उनके जो प्रमुख शासक कौन हुए हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था, जो कि मैंने वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दी है। उसके बाद जो आज की जो मेरी गुप्त साम्राज्य जो मेरी सेकंड वीडियो है, उसमें आज हम इसके गुप्त साम्राज्य संबंधी जो इसका प्रशासन, सामाजिक स्थिति, उसकी अर्थव्यवस्था, गुप्त साम्राज्य संबंधी जो उनकी धार्मिक स्थिति, उनकी गुप्त साम्राज्य संबंधी जो उनकी कलाकृतियां या कला के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जो इससे पहले जो मैंने वीडियो मतलब अपलोड की है, उसको प्लीज जाकर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को समझने में फिर आपको बड़ी आसानी होगी। तो पहले जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कि उस समय या आज का समय लगा लीजिए कि आज का समय जो एक मतलब एक चलाने के लिए, जो एक राजभाग चलाने के लिए या प्रशासन चलाने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, उसी तरह के ही प्रयास उस समय भी किए जाते थे। जो कार्यभार चलाने के लिए प्रयास किए जाते थे, तो वो उस समय से लेके जो आज के समय में कुछ ज्यादा आप विशेष अंतर नहीं है। मतलब कि उस समय भी जो एक राजभाग को चलाने के लिए जिस तरीके से बांटा जाता था, उसी तरह से आज भी बांटा जाता है, लेकिन सिर्फ एक नाम का फर्क है, क्योंकि नाम बदल दिए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स की राजाओं की जो एक साम्राज्य में कहते हैं ना, फर्क क्या आता है कि राजाओं की शक्ति में अंतर आ जाता है। किसी के पास जैसे कि विशाल साम्राज्य है, किसी का कोई इतना विशाल साम्राज्य नहीं है, या किसी का साम्राज्य काफी सुदृढ़ है, मजबूत है, किसी का साम्राज्य कमजोर है। लेकिन जो उनको भागों में बांटा जाता था, जो एक कार्यभार चलाया जाता था, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता था, लेकिन सिर्फ उसके एक नाम अलग अलग होते थे। जैसे कि इसमें जो एक साम्राज्य को भागों में जो बांटा गया, जिसमें सबसे बड़ा होगा देश, फिर भुक्ति, फिर विषय, और सबसे जो छोटी इकाई आती थी ग्राम। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता था कि सिर्फ एक नाम का फर्क होता था, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही होते थे। तो सिर्फ एक नाम का फर्क होता है, या जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यादा ज्यादा राजा की शक्ति में अंतर और साम्राज्य कितना सुदृढ़ है, कमजोर है, मजबूत है, बट इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत फर्क होता था। लेकिन जैसे बांटा जाता था, जब उसके जो प्रयास किए जाते थे, वो ऑलमोस्ट एक तरीके से सेम ही होते थे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रशासन में मैंने सबसे पहले जो सर्कल किया है राजा के ऊपर, तो राजाओं में जैसे कि बात करें गुप्त साम्राज्य संबंधी जो प्रमुख राजा हुए हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि ये प्रमुख राजा थे, जैसे कि शक्तिशाली राजा भी कह सकते हैं, जिन्होंने अपने साम्राज्य को, जो अपने राज्य जो शासन भार जो एक संभाला था, काफी अच्छे तरीके से संभाला था और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने अपना शासन चलाया। लेकिन उसके बाद जो स्कंदगुप्त आए, ये धीरे धीरे जो इनका शासन था, मतलब जो इनका साम्राज्य था, वो धीरे धीरे कम होता गया और शासन भार जैसे नीचे नीचे गिरता गया स्कंदगुप्त के समय में। तो जिनके प्रमुख राजा हुए उनमें जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और जो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने एक गुप्त साम्राज्य के जो प्रमुख शासक हुए हैं, जिन्होंने अपना शासन काफी अच्छे तरीके से चलाया था। तो स्टूडेंट्स, आगे इन्होंने बात की है राजा दैवीय अधिकार रखता था। स्टूडेंट्स, इसका क्या है मतलब कि ये मानते थे कि जो राजा हुए हैं, ये दैवीय अधिकार, मतलब कि ये देवताओं द्वारा ही इनको भेजा गया है, मतलब शासन करने के लिए। तो ये समझते थे कि ये इनको ना देवताओं ने ही भेजा है एक शासन चलाने के लिए, इसलिए दैवीय अधिकार रखते थे। स्टूडेंट्स, ये मतलब ना जो ये कह सकते हैं कि आप दक्षिण भारत तक या मध्यकालीन भारतीय इतिहास तक आते आते ना ये काफी स्ट्रॉन्ग हो गए थे इस चीज के लिए कि ये दैवीय अधिकार रखते थे, मतलब कि देवताओं द्वारा ही इनको शासन करने के लिए भेजा गया है। और दक्षिण भारत तक और मध्यकालीन भारत तक ये आते आते ना ये काफी मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग हो चुका था इस चीज के लिए। तो राजा दैवीय अधिकार रखता था, तो ये गुप्त साम्राज्य संबंधी थे कि ये दैवीय अधिकार रखते थे। आगे स्टूडेंट्स, बात ये की गई है कि मौर्यों के समान केंद्रीकृत नहीं, परंतु राजा का विशेष महत्व था। लेकिन स्टूडेंट्स, ये क्या है कि मैं आपको बता दूं कि ये मौर्यों के समान, जो मौर्यों का एक साम्राज्य था, आपने पढ़ा था कि ये जितना मर्जी मतलब अशोक के समय में जितना भी बड़ा विशाल साम्राज्य हो, लेकिन एक केंद्रीकृत था, मतलब कि केंद्र के अधिकार में था, मतलब राजा के अधिकार में था। जितना भी बड़ा साम्राज्य था वो राजा से बाहर नहीं था, राजा के अधिकार में था, राजा के केंद्र में था, तो केंद्र के हाथ में था ये। लेकिन जो एक गुप्त साम्राज्य के समय, जैसे गुप्त साम्राज्य का समय आया, तो उसमें क्या था स्टूडेंट्स की, जैसे कि स्टार्टिंग के जो राजा हुए, चलो वो शक्तिशाली थे, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग थे, उनमें स्टार्टिंग में तो मतलब कि ये केंद्रीकृत था। लेकिन जो मतलब स्कंदगुप्त के समय में आते थे, या यही कह लीजिए समुद्रगुप्त के समय में भी आप कह सकते हैं,
जो दूर के मतलब कि जो क्षेत्र थे जो कि वो मतलब विकेंद्रीकृत हो गए थे, मतलब राजा के हाथ से बाहर होने शुरू हो गए थे। मतलब उन्होंने अपने आप को मतलब कि ये आजाद घोषित कर दिया था, मतलब कि राजा के पकड़ से, मतलब कि तभी ये जो समंती व्यवस्था का विकास हुआ था। ये भी है, जैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा, समंती व्यवस्था मतलब कि राजा के जो अधिकार से मतलब कि इन्होंने आजाद हो गए थे, अपने आप को मतलब कि आजाद घोषित कर दिया था। तो समुद्रगुप्त के समय में भी विकेंद्रीकृत हो गए थे, और जो स्कंदगुप्त के समय में आते आते तो मतलब आपको पता है साम्राज्य काफी विकेंद्रीकृत, मतलब कि काफी छोटा साम्राज्य हो गया था स्कंदगुप्त के समय में। तो आते आते मतलब बहुत सारे राजाओं ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था। तो इस तरीके से मौर्य के समान ये केंद्रीकृत नहीं, परंतु राजा का विशेष महत्व था, मतलब राजा का जरूर अपना विशेष महत्व था। मतलब राजा का जितना भी मतलब कि जो जहां जहां उसका अधिकार था, तो राजा का विशेष महत्व था कि राजा के द्वारा ही जो कि एक कार्य होता था, मतलब राजा का फैसला ही एक अंतिम फैसला माना जाता था। तो राजा का तो अपना विशेष महत्व था, लेकिन जो एक केंद्रीकृत नहीं रहा था, जो कि मतलब कि बाहर के दूर के क्षेत्र इनके हाथ से मतलब कि छूटने लगे थे, आजाद होने लगे थे। बाद में समंती व्यवस्था का विकास। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो मतलब कि जो दूर के जो एक क्षेत्र थे जिन्होंने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था, तो समंती व्यवस्था मतलब कि ये क्या था स्टूडेंट्स की जो भूमि दान देने की एक ना व्यवस्था जो गुप्त काल में ना काफी मतलब बढ़ गई थी। भूमि दान जो कि सातवाहनों के समय में शुरू हुई और गुप्त काल तक आते आते ना मतलब गुप्त साम्राज्य के समय ये काफी बढ़ गई थी भूमि दान देने की व्यवस्था। और जिनके पास जैसे कि भूमि मतलब कि काफी एकत्रित होने लगी, तो उनमें मतलब कि एक समंती व्यवस्था, मतलब कि उन्होंने अपना एक अलग से एक राज्य घोषित कर दिया था, मतलब समंती व्यवस्था अपने आप को आजाद राज्य घोषित कर दिया था, एक अलग छोटे छोटे राज्य जो एक स्थापित हो गए थे। तो यही एक बाद में समंती व्यवस्था का विकास हुआ, भूमि दान देने की वजह के कारण एक समंती व्यवस्था का एक विकास हो गया था। तो स्टूडेंट्स जैसे कि इसमें मैंने आगे पहले भी बताया है कि जो एक राज्य था, मतलब कि जो एक मतलब कि एक केंद्र, जो एक प्रशासन था, एक साम्राज्य था, वो कि जो भागों में बटा हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा जो भाग था वो देश, उससे छोटा भुक्ति, उससे छोटा विषय, और सबसे छोटा जो आता था ग्राम। तो जो कि स्टूडेंट्स इसमें जो प्रमुख होता था, जो इसका अधिकारी होता था, उसको बोला जाता था गोपना। भुक्ति का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको उपरीत, विषय का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको विषयपति, और ग्राम का जो प्रमुख होता था उसको बोला जाता था स्टूडेंट्स ग्रामिक। तो ये तो था स्टूडेंट्स उनके जो एक प्रशासन के से रिलेटेड कि किस तरीके से जैसे कि वो दैवीय अधिकार रखते थे, विकेंद्रीकृत होने लग गया था। जो मौर्य के समय जो केंद्रीकृत था वो विकेंद्रीकृत होने लग गया था। बाद में समंती व्यवस्था का विकास हुआ, जो भूमि दान देने की वजह के कारण जो कि समंती व्यवस्था का विकास हो गया था। जो इन्होंने भागों में बांटा हुआ था, जो मतलब कि अपने साम्राज्य का, उनमें जो कि जो राज करते जैसे जो अधिकारी प्रमुख होता था, उसमें जैसे कि देश के लिए गोपना था, भुक्ति के लिए उपरीत, विषय के लिए विषयपति और ग्राम के लिए ग्रामिक। तो ये प्रमुख थे। तो स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ते हैं जो कि एक गुप्त समाज, मतलब कि उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो ये भी एक जो एक प्रमुख है। तो इसमें स्टूडेंट्स पहले बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था में जटिलता बढ़ी। तो स्टूडेंट्स इसमें आते आते जो कि एक वर्ण व्यवस्था में काफी जटिलता बढ़ गई थी। इसमें क्या था स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है, पहले की जो कर्म के आधार पर जैसे कि एक वर्ण मतलब कि बांटा जाता था। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स जो एक उनको धर्म के आधार मतलब कि बांटा गया, मतलब बांटा गया था। जैसे कि उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब कि 4 भागों में बांटा गया। लेकिन यहां तक आते आते वर्ण व्यवस्था काफी जटिल हो गई थी। मतलब कि जिस मतलब कि आप जाति से हो उसी ही जाति में आप मतलब कि रहोगे, मतलब कि और जाति में आप मतलब कि नहीं अपना सकते या किसी और जाति में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आते आते जो एक वर्ण की जो व्यवस्था थी ये काफी ज्यादा जटिल हो गई थी, और भी ज्यादा जटिल हो गई थी। आप किसी भी और मतलब कि कर्म के सिद्धांत से जैसे कि आप पहले थी, तो ऐसे आप किसी भी और जाति में मतलब नहीं जा सकते थे। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था और बहुत ज्यादा जटिल हो गई थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कई उपजातियों का उदय हो गया था। तो यहां तक आते थे स्टूडेंट्स काफी उपजातियों का उदय हो गया था। तो यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, जैसे कि इसको मैं 2 भागों में बांटता हूं कि उपजातियों का उदय कैसे हुआ था। जैसे कि स्टूडेंट्स किसी जाति का मतलब कि कोई था, वो कुछ और काम मतलब कि करने लग गया था, तो इस तरीके से उसमें कई और जाति मतलब बनाई गई, उसमें उपजातियां जो बनी, तो इस तरीके से उपजातियों का उदय हुआ। और एक ये भी हुआ कि मान लो स्टूडेंट्स किसी और जाति का लड़का या लड़की किसी और जाति या लड़के लड़की से किसी शादी कर लेते थे, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कई उपजातियों का भी उदय हो गया। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था और ज्यादा जटिल हो गई थी, मतलब किसी और जाति में जाने के लिए नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पे बताया कि जटिल हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई हो जाता था
तो उसको उप जातियों का उदय हो गया था, जिसमें कि मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दी कि किसी शादी करने की वजह से या फिर स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बताया कि कोई और काम करने की वजह से, इसलिए उप जातियों का उदय हो गया था स्टूडेंट। जिसमें कि इसमें एक बताया गया कायस्थ जाति का प्रथम वर्णन। तो एक में इसमें स्टूडेंट जो एक कायस्थ जाति का प्रथम वर्णन जो मिला है वो गुप्त साम्राज्य में ही मिला है, जो कि कायस्थ जाति का वर्णन। इसमें क्या था स्टूडेंट्स, कायस्थ जाति, जिसमें कि स्टूडेंट्स लेखन या पठन पाठन से संबंधित जाति थी, तो इसमें कायस्थ जाति का प्रथम वर्णन आया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था उपजातियों का उदय हुआ, वो इसी कारण नहीं हुआ था कि जैसे कि कोई अगर कोई नीची जाति से या किसी भी जाति से अगर वो लेखन या पठन पढ़ाने से संबंधित अगर किसी जाति में जाना चाहता था, तो मतलब उसमें एक नई जाति का हुआ, मतलब उपजाति का उदय हुआ, जिसमें कि कायस्थ जाति का प्रथम वर्णन गुप्त साम्राज्य में ही देखने को मिला। तो स्टूडेंट्स आगे हम आते हैं दास और अछूतों की स्थिति निम्न। तो इसमें आते आते स्टूडेंट्स जो दासों और अछूतों की स्थिति काफी निम्न हो गई थी, स्पेशली अछूतों की स्थिति तो स्टूडेंट्स काफी निम्न हो गई थी। अगर मान लीजिए किसी गांव में मतलब अछूत आ जाता तो उससे मतलब कि कहा जाता ना उसे बात करने दिया थी, यहां तक कि उसको निकाल भी दिया जाता था, मतलब कि उसको पूरे गांव से ही मतलब कि उसको बाहर निकाल दिया जाता था, उससे बातचीत नहीं करने देना, उससे दूर रहना। तो ये अछूतों की स्थिति तो काफी ज्यादा निम्न हो चुकी थी गुप्त काल में। तो अछूतों की स्थिति निम्न हो चुकी, इसके बारे में स्टूडेंट्स फाहियान ने भी बताया है कि अछूतों की स्थिति काफी ज्यादा निम्न हो चुकी थी। तो स्टूडेंट्स स्त्रियों की स्थिति, तो यहां तक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्त्रियों की स्थिति भी गिरने लगी थी, और गुप्त साम्राज्य तक आते मतलब गुप्त काल तक आते थे स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा काफी ज्यादा निम्न हो गई थी गुप्त काल तक। इसके बारे में स्टूडेंट्स 510 ईस्वी में भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, इसमें इन्होंने बताया भी कि स्त्री के सती होने का मतलब कि इसमें एरन अभिलेख में इन्होंने वर्णन किया या बताया भी था भानुगुप्त ने 510 ईस्वी में कि एरन अभिलेख में स्त्री की स्थिति होने का। तो ये जो स्टूडेंट थी इनके गुप्त समाज से संबंधित की वर्ण व्यवस्था काफी जटिल हो चुकी थी, कई उपजातियों का उदय हुआ, कायस्थ जाति जो कि लेखन और पठन पाठन से संबंधित थी, दासों और अछूतों की स्थिति काफी निम्न हो चुकी थी, स्त्रियों की स्थिति भी काफी निम्न हो चुकी थी, और भानुगुप्त ने एरन अभिलेख में स्त्री के सती होने का वर्णन इसमें दिया था। तो ये जो था स्टूडेंट्स प्रशासन और गुप्त समाज से संबंधित। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं इनके जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट है गुप्त साम्राज्य की जो एक अर्थव्यवस्था, मतलब कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी और उनकी अर्थव्यवस्था जो कि आर्थिक जो कि मतलब उनकी आय होती थी वो किस तरह से होती थी, वो कैसे होती थी। तो इसमें हम पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था। इसमें स्टूडेंट्स इन्होंने बताया कि कृषि अर्थव्यवस्था का आधार। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट भी आप कह सकते हैं जितने भी साम्राज्य है उनकी जो एक प्रमुख आधार जो आप कह सकते हैं वो कृषि ही रहा है, कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार, जिससे कि राजा को आय होती थी, राजा जिससे अपना शासन चलाते थे, जो मतलब कि उनको मतलब क्या सकते वेतन देते थे, जो उनका एक प्रमुख जो एक टैक्स कह लीजिए जो आता था वो कृषि से ही आता था। कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो कि कर की नीति तय की गई थी स्टूडेंट्स 1/4 भाग से 1/6 मतलब 1/4 से 1/6 तक जो एक टैक्स उनसे वसूला जाता था, जिससे कि राजा अपना शासन चलाने में और जो उनको वेतन बांटने में जो एक प्रमुख आधार जो कह सकते वो कृषि था, जो कि अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार था। इसके लिए स्टूडेंट्स उन्होंने एक व्यापार के लिए एक श्रेणी व्यवस्था थी। तो स्टूडेंट्स एक व्यापार के जो संबंधी जो एक टैक्स आता था उसके लिए एक श्रेणी व्यवस्था बनाई गई थी, क्योंकि ये व्यापार भी जो एक राजा की आय के लिए एक प्रमुख आधार था, जो कि कृषि होती थी। अगर उससे संबंधित जो एक व्यापार किया जाता था, बाहर भेजा जाता था, विदेशों में भी भेजा जाता था, मतलब और देशों में भारत से बाहर भी, तो जो एक व्यापार था जो ये एक प्रमुख आधार था, उससे भी जो एक टैक्स जो एक वसूला जाता था उसके लिए एक श्रेणी व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष जो कि प्रमुख होते जो अध्यक्ष होते थे उसको ज्येष्ठक बोला जाता था। जो उसके प्रमुख थे उनको ज्येष्ठक बोला जाता था। स्टूडेंट्स में आपको बात बता दूं कि जो कि एक जगह की जो कह सकते हैं जो एक डिस्टेंस काफी कम होने की वजह से मैंने आपको स्टूडेंट्स काफी छोटा छोटा लिखा है। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आता तो प्लीज आप मेरी आवाज को सुनिए, जो कि मैं एक वर्ड को बोलता हूं तो आप मेरी आवाज को भी ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने बताया कि व्यापार के लिए श्रेणी व्यवस्था थी, तो श्रेणी व्यवस्था के जो एक प्रमुख अध्यक्ष थे उनको ज्येष्ठक बोला जाता था। तो आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं ताम्रलिप्त प्रमुख बंदरगाह तथा उज्जैन प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो स्टूडेंट्स जो इसके लिए एक जो व्यापारिक बंदरगाह जो एक प्रमुख बंदरगाह थी वो ताम्रलिप्त प्रमुख बंदरगाह थी, जो कि गुप्त साम्राज्य की,
और उज्जैन जो कि एक शहर है, उज्जैन एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो जैसे अगर प्रमुख बंदरगाह कहा जाए तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है ताम्र लिपि थी गुप्त साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था से संबंधित, जो कि ताम्र लिपि एक प्रमुख बंदरगाह थी। उज्जैन जो कि एक शहर था वो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है। स्वर्ण सिक्का, जो कि उस समय पे जो एक सिक्के चलाए जाते थे स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है स्वर्ण जो सिक्के जो सबसे ज्यादा चलाने वाले जो सोने के सिक्के थे वो कि गुप्तों द्वारा ही, गुप्त काल के द्वारा ही चलाए गए थे, गुप्त साम्राज्य के द्वारा ही, जो कि सोने के सिक्के सबसे ज्यादा। तो उनके जो स्वर्ण सिक्के होते थे उनको स्टूडेंट्स किस नाम से जाना जाता था? दिनार के नाम से। और जो चांदी के सिक्के थे उनको जाना जाता था रुपयिका के नाम से, रुपयिका के नाम से। तो स्टूडेंट्स आपको चांदी के सिक्के से संबंधित आपको पता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो चांदी के सिक्के संबंधित जो थे रुपयिका, रुपयिका कहा जाता था। स्वर्ण सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को रुपयिका कहा जाता था। तो स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ते हैं भूमि दान का विस्तार हुआ। तो जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया समंती व्यवस्था में भी कि भूमि दान का विस्तार, जिस शुरुआत तो सातवाहनों के समय में हुई थी, लेकिन जो एक्चुअली में इसका काफी विकास कह लीजिए, काफी विस्तार कह लीजिए, वो भूमि दान का विस्तार गुप्त साम्राज्य से ही हुआ था। इन्हीं के कारण ही जो एक समंती व्यवस्था का विकास हुआ था, क्योंकि भूमि दान देने की वजह से उन्होंने अपना एक अलग से एक राज्य स्थापित करने लग गए थे। तो जो कि एक समंती व्यवस्था बन गई थी। समंती व्यवस्था का विकास इसी कारण ही हुआ था, इन्होंने भूमि दान का विस्तार काफी बढ़ गया था गुप्त साम्राज्य में। तो भूमि दान का विस्तार गुप्त साम्राज्य से ही शुरू हुआ। तो ये तो था गुप्त अर्थव्यवस्था से संबंधित जो हमने पढ़ा है। कृषि इनका प्रमुख आधार रहा है। 1/4 से 1/6 तक लिया जाता था जो कि कर था। व्यापार की श्रेणी व्यवस्था थी जिसके अध्यक्ष जो ज्येष्ठक थे। ताम्र लिपि के एक प्रमुख बंदरगाह है। उज्जैन जो एक शहर है वो प्रमुख इनका व्यापारिक केंद्र था। स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता है, चांदी के सिक्के को रुपयिका। और भूमि दान का विस्तार जो हुआ, बहुत ज्यादा विस्तार वो गुप्त साम्राज्य से हुआ। स्टार्टिंग जो सातवाहनों से हुए थे, लेकिन जो एक विस्तार के बारे में अगर पूछा जाए तो आपने याद रखना है गुप्त साम्राज्य से। तो आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं उनकी जो धार्मिक स्थिति क्या थी, गुप्त धर्म से संबंधित जो उनकी एक धार्मिक स्थिति। तो स्टूडेंट्स जो गुप्त शासक थे वो वैष्णव थे। स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि 6वीं शताब्दी से जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का काफी विकास हुआ था। तो जैसे कि गुप्त जो कि 6वीं शताब्दी से बौद्ध धर्म जैन धर्म का काफी विकास हुआ, तो मतलब कि जो एक वैष्णव धर्म था वो काफी नीचे चला गया था। और वैष्णव धर्म को जो ऊपर उठाने का जो प्रयास किया गया, तो वो जो पहला जो एक शासक जो मतलब कि हुए थे वो गुप्त शासक ही थे, जिन्होंने वैष्णव धर्म को भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समान ही ऊंचा उठाने के लिए, उनके समान लाने के लिए जो इन्होंने प्रयास किए, वो गुप्त साम्राज्य ही था जो कि वैष्णव धर्म को आगे लेके उस समय पे आया था। तो गुप्त जो शासक थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे, तो वे वैष्णव धर्म से संबंधित थे। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना कि गुप्त शासक वैष्णव धर्म को मानते थे और वैष्णव धर्म को ऊपर लेके आने वाले गुप्त शासक ही थे। स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं कि मंदिर निर्माण का प्रमुख मंदिर देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि जो कि एक ना मतलब जो एक मंदिर निर्माण का जो एक क्रम हुआ था वो भी एक गुप्त काल से ही हुआ था। इससे पहले स्टूडेंट्स जो एक मूर्तियां मिली थी, जैसे कि आप कह सकते हैं गंधार कला या मथुरा कला से संबंधित जो एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित थे, मतलब कि इनसे ना मतलब एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली थी। लेकिन वैष्णव धर्म में आते आते स्टूडेंट्स जो कि गुप्त धर्म से भी संबंधित जो कि गुप्त धर्म से कह रहा हूं, वैष्णव धर्म से संबंधित भी मूर्तियां बनने लगी थी और मतलब कि हमें प्राप्त होने लगी थी, जो कि एक गुप्त धर्म जो गुप्त साम्राज्य के बाद जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित मूर्तियां प्राप्त होने लगी थी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको जो इनके राजकीय चिन्ह थे, राजकीय चिन्हों पर भी जो कि गरुड़ के चित्र अंकित थे। तो जैसे कि इनके समय में भी जो मतलब की जो मूर्तियां जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित भी मूर्तियां बनने लगी थी और इन मूर्तियों के लिए जो मतलब जो स्थापना की गई उसमें जो एक मंदिरों का निर्माण भी होने लगा था। और मंदिरों का सबसे पहले जो एक निर्माण हुआ था वो गुप्त साम्राज्य में ही हुआ था और जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित थे। तो इन्होंने मतलब कि मंदिरों का निर्माण किया और मंदिर निर्माण का प्रारंभ जो कि इन्होंने किया और प्रमुख मंदिर जो कि देवगढ़ झांसी में है वहां पे स्टूडेंट दशावतार मंदिर बनाया गया, जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित वहां पे मूर्तियों का निर्माण करवाया गया, मतलब कि वहां पे स्थापना करवाई गई। तो देवगढ़ झांसी में दशावतार मंदिर की जो संबंधित जो एक मूर्तियां थी वहां पे स्थापना करवाई गई। तो स्टूडेंट्स आगे इन्होंने जो लिखा है कि विष्णु के 10 अवतारों में वराह अवतार सबसे प्रसिद्ध है।
जो विष्णु के जो 10 अवतारों में से स्टूडेंट्स जो वराह अवतार था वो सबसे जो प्रचलित मतलब कि जो उसकी मंदिर जो मतलब मूर्ति मिली थी, तो उन्हें वराह अवतार की सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट्स की जो गुप्त शासक में आते आते मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पतन हो गया था। नहीं, जैन धर्म का जो सीमित विकास हुआ था, लेकिन बौद्ध धर्म का अच्छा विकास मतलब उस समय में भी होता रहा था। इसी से स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि जो मैंने वीडियो में बताया भी था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि इन्होंने गुप्त साम्राज्य में की गई थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि एक बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म का भी विकास होता रहा था, लेकिन वैष्णव धर्म का गुप्त साम्राज्य में काफी विकास हुआ। और गुप्त इसके अलावा स्टूडेंट्स शैव धर्म का, तो मतलब कि इसमें शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सभी का विकास हुआ था, लेकिन वैष्णव धर्म का भी काफी विकास हुआ और उनको वैष्णव धर्म को भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान ऊपर उठाने का पूरा प्रयास किया गया और उनके समान लाकर खड़ा किया गया, जिसके आपका उन्होंने मूर्तियां भी बनवाई वैष्णव धर्म से संबंधित। और सबसे पहले जो मंदिर निर्माण का प्रारंभ गुप्त काल में ही हुआ, जिसका ये आपको बताया कि देवगढ़ झांसी में दशावतार मंदिर और जो विष्णु के 10 अवतारों में जो वराह अवतार सबसे जो कि एक प्रचलित हुआ है। तो ये तो था स्टूडेंट्स गुप्त जो कि धार्मिक स्थिति से संबंधित जो मैंने आपको बताया। स्टूडेंट्स इसके नीचे मैंने एक अंडरलाइन किया है जो एक कला से संबंधित था, मतलब कि एक जगह की मतलब एक थोड़ी सी मतलब कमी होने की वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जैसे हम इसको पढ़ेंगे उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। तो ये जो धर्म से संबंधित है जो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। इससे एक स्टूडेंट्स में आपको एक बात और बता दूं कि जो ये इंपॉर्टेंट थी चीजें वो मैंने आपको बताई है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज एनसीईआरटी की बुक्स आप फॉलो कीजिए या कुछ अदर बुक्स भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट है जिससे संबंधित काफी क्वेश्चंस आते हैं वही मैंने बताया। नहीं तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है जो इसका भाग में भी बांटा गया है ना, इससे संबंधित भी आप 3-4 पेज या से संबंधित या इससे ज्यादा भी आप इसमें जो आप सब्जेक्टिव टाइप में पढ़ेंगे तो काफी आप मतलब कि पढ़ सकते हैं, लोगों में मतलब काफी ज्यादा पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव टाइप में मतलब जो इंपॉर्टेंट मेरे को बात लगी वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो आप डिटेल में पढ़ने के लिए प्लीज आप बुक्स भी फॉलो कीजिए, जिससे कि आपकी हर तरह की एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं गुप्त कला से संबंधित, मतलब कि उसकी समय की कलाकृतियां या कला का विकास कैसे हुआ, तो उससे संबंधित हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि गुप्त साम्राज्य में उस समय में वास्तुकला, चित्रकला, मूर्ति कला, साहित्य कला मतलब कि सभी प्रकार की कलाओं का विकास हुआ। इसी कारण ही इसे गुप्त काल को एक स्वर्ण युग का काल भी कहा जाता है, कि जो कि मैंने आपको स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में बताया था कि पढ़ेंगे गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की कलाओं का विकास हुआ था। तो चलिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करते हैं वास्तुकला की। तो इसमें हम सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करेंगे वास्तुकला की। तो वास्तुकला में स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जैसे कि हमने पहले लिखा हुआ है नागर शैली का अधिक विकास। स्टूडेंट्स नागर शैली का अधिक विकास ये एक प्रकार की एक भवन निर्माण कला से संबंधित है स्टूडेंट्स। जैसे कि ये उत्तर भारत में जो कि एक भवन निर्माण कला का जो एक विकास हुआ था वो उसको हम नागर शैली का देते हैं, दक्षिण में द्रविड़ और बीच में आप कह सकते हैं वेस्तर शैली का। तो ये एक भवन निर्माण कला से संबंधित है। नागर शैली का अधिक विकास इसलिए स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि उत्तर भारत में मतलब कि जो एक वैष्णव धर्म से संबंधित जो एक मूर्तियों और मंदिरों का एक निर्माण हुआ था वो नागर शैली से ही जो एक मंदिरों का निर्माण हुआ था वो बहुत ज्यादा हुआ था। तो इसलिए स्टूडेंट्स नागर शैली का अधिक विकास हुआ, दक्षिण में द्रविड़ और बीच में जो एक वेस्तर शैली का विकास हुआ जो कि एक स्थापत्य कला जैसे कि आप कह सकते हैं भवन निर्माण कला से संबंधित है। तो आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं बौद्ध और जैन के साथ हिंदू धर्म की मूर्ति निर्माण। तो स्टूडेंट्स इसमें हम बात करते हैं मूर्ति कला। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स मूर्ति कला से संबंधित है बौद्ध और जैन के साथ साथ हिंदू धर्म की मूर्ति निर्माण, जो कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें गुप्त साम्राज्य में आते आते बौद्ध और जैन के साथ हिंदू धर्म की जो कि वैष्णव धर्म था, हिंदू धर्म की भी मूर्ति की निर्माण का काफी विकास हुआ बौद्ध और जैन के धर्म के साथ साथ। तो इसमें जैसे कि मैंने आप इसका जो एक सबूत है देवगढ़ जो कि झांसी में है दशावतार मंदिर, जो इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। बौद्ध और जैन के साथ साथ हिंदू धर्म की भी मूर्ति का निर्माण हुआ। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक और मूर्ति मतलब कि इसमें मिली थी जिसका मैंने आपको थोड़ा सा लिखना भूल गया था, मैं आपको बता देता हूं कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो कि एक महात्मा बुद्ध थे उसमें एक और मूर्ति का जो एक मिली है जिसमें क्या था कि महात्मा बुद्ध जी मतलब कि अपना
अपने मतलब कि ना धरती को स्पर्श करते हुए और धरती से मतलब कि पृथ्वी से शांति मतलब कि प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि मूर्ति में पृथ्वी को स्पर्श करते हुए, भूमि को स्पर्श करते हुए पृथ्वी से शांति प्राप्त करने की मतलब की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे एक मूर्ति बनी हुई थी जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तो ये भी मतलब कि एक गुप्त कला से मतलब कि जो एक मूर्तियां प्राप्त हुई है, कला से जो एक मूर्ति का एक निर्माण हुआ, या मूर्ति हमें जो प्राप्त हुई है। तो इसमें आपने लिखा है कि बौद्ध में और जैन धर्म से संबंधित हिंदू धर्म की मूर्ति का निर्माण हुआ। और इससे संबंधित जो एक बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने आपको बताई है कि महात्मा बुद्ध जो कि एक धरती को स्पर्श करते हुए उनसे शांति प्राप्त करते हुए ऐसी जो एक मूर्ति आकृति जो एक प्राप्त हुई है मूर्ति की। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अजंता में बाघ गुफा मतलब कि चित्रकला से संबंधित। स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं चित्रकला से संबंधित। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि अजंता एवं बाघ गुफा जो चित्रकला का मतलब इसमें चित्रकला का भी काफी विकास हुआ है, जिसमें हमें अजंता एवं बाघ की गुफाएं प्राप्त हुए हैं और उसमें चित्रकला का काफी विकास हुआ है। अजंता जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, अजंता औरंगाबाद, और बाघ जो है मध्य प्रदेश। जो गुफाएं हैं अजंता जो कि औरंगाबाद में है वो बौद्ध धर्म के जो एक महायान के साथ संबंधित है। तो जो अजंता गुफाएं हैं जो कि औरंगाबाद में है वो बौद्ध महायान से संबंधित है। और वहीं दूसरी तरफ बाघ जो गुफाएं हैं वो मतलब मध्य प्रदेश, जिसमें कि लोक जनजीवन के जो एक चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको मैं बात बता दूं, जो अजंता और बाघ की गुफाएं मिली है गुफाओं की संख्या जैसे कि 29 बताई है। और जैसे कि उसमें स्टूडेंट्स 29 गुफाओं में जो कि 16 और 17 नंबर गुफा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मतलब कि महत्वपूर्ण थी, जिसमें कि 16 नंबर गुफा में स्टूडेंट्स की मरणासन की राजकुमारी के चित्र थे। और जो 17 नंबर गुफा थी स्टूडेंट्स उसमें बौद्ध धर्म से जो महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित, निर्वाण से संबंधित जो कि एक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये तो था स्टूडेंट्स चित्रकला से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इनके साहित्य से संबंधित। तो स्टूडेंट्स साहित्य से संबंधित हम बात करते हैं। जो उनकी राजकीय भाषा थी वो थी संस्कृत। तो स्टूडेंट्स राजकीय भाषा संस्कृत इन्होंने अपनी जो कहा है कि अक्सर जो भी जो मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो पुराण जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं वो संस्कृत भाषा में ही ज्यादा प्राप्त हुए हैं। तो संस्कृत भाषा ही जो कि एक प्रमुख जो कि हमें पुराने जो ग्रंथ प्राप्त हुए वो संस्कृत भाषा में ही थे। तो इनकी जो एक राजकीय भाषा थी वो संस्कृत ही थी। तो इनके जो मतलब कि दरबारी कवि कह लीजिए, विद्वान कह लीजिए या साहित्यकार कह लीजिए जो इनके हुए हैं, उन्होंने भी जो मतलब कि अपने जो राजाओं के बारे में, जो अपने शासकों के बारे में, उनकी जो लड़ाइयां या उन्होंने जो मतलब कौन कौन से कार्य किए, तो उनकी जो जानकारी दी गई तो उन्होंने यहीं पे ही जो मतलब कि अपनी विद्वानों ने अपनी जो पुस्तकों में उसका एक वर्णन किया था। तो जिसमें कि कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमो वर्षीय, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार जो कि कालिदास की रचना थी, जो कि ये गुप्त काल से संबंधित थे। तो इन्होंने भी अपनी जो पुस्तकों में जो गुप्त काल से संबंधित जो कि कार्य हुए, जो कि मतलब राजाओं से संबंधित जो भी मतलब एक जानकारी थी तो उन्होंने अपनी पुस्तकों में दी थी। तो ये एक जो कि साहित्य की जानकारी हमें इन पुस्तकों से प्राप्त होती है जो गुप्त काल से संबंधित है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा की रचना थी जो कि कहानियों से संबंधित है, कामसूत्र जो कि वात्सायन की रचना है, अमरकोश जो कि एक डिक्शनरी जो कि एक शब्दकोश है वो अमर सिंह की रचना है, निधिसार जो कि कामनंद की रचना है, आगे मृच्छकटिकम जो कि एक शूद्र की रचना है। तो ये स्टूडेंट्स जितनी भी ये जो बुक्स थी मतलब जो भी हमें प्राप्त हुई है ये सारी की सारी गुप्त काल से संबंधित रचनाएं थी। तो ये गुप्त काल से संबंधित थी। तो आगे स्टूडेंट जो मैं आपको बता दूं कि जो साइंस में भी जो इन्होंने जो एक प्रगति की थी मतलब गुप्त काल से संबंधित जो हुए हैं, जो कि आर्यभट्ट जी ने मतलब कि आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और दशगीतिका की रचना की थी। आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और दशगीतिका, जिसमें स्टूडेंट्स आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है। इसमें स्टूडेंट्स उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो कि सूर्य की परिक्रमा करती है, ये नहीं कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था जो कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इन्होंने ही सबसे पहले जो कि शून्य, दशमलव, पाई आदि का इन्होंने ही वर्णन किया था। शून्य, दशमलव और पाई, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो इन्होंने ही
बताया था, आर्यभट्ट जी ने ही। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और खगोल विज्ञान हुए हैं जो कि है वारमीहिर, जिसका कि मैं आपको नाम लिख देता हूं यहां पे, वारमीहिर। स्टूडेंट्स थोड़ा सा जगह की वजह से मैंने आपको बताया, वारमीहिर जी जो कि खगोल विज्ञान हुए हैं, उन्होंने बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा पृथ्वी सूर्य की, मतलब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है और पृथ्वी सूर्य के, मतलब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की। तो ये वारमीहिर जी ने बताया था, मतलब ये जो एक खगोल विज्ञान हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और की बात करेंगे जो कि ब्रह्मगुप्त है, जो इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी, जिनको कि भारत का न्यूटन कहा गया है। तो ब्रह्मगुप्त जो कि मैंने आपको बताया था, ये भी गुप्त कला से संबंधित है। तो ये मैंने कला से संबंधित जो एक आखिरी जो मैंने पॉइंट लिखा है, जो कि ब्रह्मगुप्त जो कि इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की, जिसमें इनको बताया कि भारत का, इसके लिए इनको भारत का जो कि न्यूटन भी कहा गया है, जो कि इनकी कुछ और भी जो इन्होंने कार्य किए जिसकी वजह से इनको भारत का न्यूटन कहा गया है। तो ये तो था स्टूडेंट्स मेरा गुप्त साम्राज्य संबंधी, जो कि मेरा एक सेकंड वीडियो था। इससे आपको गुप्त साम्राज्य से जो कि सारी मतलब की जो एक प्रॉब्लम्स है ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि एक बार जाके आप बुक्स को भी जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।